हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा स्टडी 88 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो ये 10th क्लास की बुक का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो ये हम यहाँ कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब हमारा कवर हो जाता है तो इसमें से अतलग और लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से यहाँ से हम आसानी से कवर कर सकते हैं। और इसी में से बहुत सारे विकल्प यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या और आते भी हैं। और इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, तो हम यहाँ पर इस बात पे भी डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है या नए पदार्थ बनते हैं। तो इस क्रिया को या इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नया पदार्थ तो बनेगा ही बनेगा, है ना। नया पदार्थ बनता है और इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन से ये पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, तो अभिकारक लेते हैं। और अभिक्रिया के बाद क्या बनते हैं, तो उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ से एक नंबर की डेफिनेशन यहाँ से पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। जैसे एक व्यक्ति के लिए उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, मोहल्ला, एक व्यक्ति के बारे में हमें एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए हमें निम्नलिखित तत्वों की या निम्नलिखित बातों की ज़रूरत पड़ती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम निम्न प्रयोगों द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अवस्था परिवर्तन, दूसरा आता है रंग परिवर्तन, तीसरा आता है गैस निकलना, तीसरा आता है ताप परिवर्तन और चौथा आता है अवक्षेप का निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखिए, मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, ये है हमारी, मान लीजिए ये है हमारी टेस्ट ट्यूब। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि जिंक के टुकड़े डाले, यानी Zn यानी जिंक के टुकड़े डाले। फिर हमने इसमें क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, यानी कि H2SO4 दोनों मिलाया। अब इस टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिला करके हमने क्या किया, स्प्लिट लैंपर से गर्म किया। जब हमने इसको गर्म किया तो ये बॉयल होने लगा, ये आपस में अच्छी तरीके से मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो वाष्प के रूप में कोई ना कोई गैस ज़रूर निकलती है। तो क्या हुआ कि जब हमने इसमें जिंक डाला तब इसका अवस्था कुछ और थी, जिंक डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तब इसकी अवस्था कुछ और थी। जब हमने इसको हीट किया तब इसकी अवस्था कुछ और थी। तो हमने कैसे पहचाना, यानी अवस्था परिवर्तन हुआ दोनों का पहले हुआ। अब रंग परिवर्तन, अब Zn का कलर अलग हुआ और सल्फ्यूरिक अम्ल का कलर अलग था। जब दोनों कलर आपस में मिले इनके तो एक नया कलर बना। तो इसमें देखिए, रंग परिवर्तन के द्वारा भी हमने इसको पहचाना। अब गैस निकलना, गैस किस तरीके से निकलती है कि जब Zn में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डाला और दोनों को हीट किया तो हाइड्रोजन गैस यानी जो वाष्प बनती है, वाष्प के रूप में जो गैस निकलती है तो वो कोई ना कोई गैस तो जरूर बनेगी। तो क्या हुआ, तो गैस भी निकलती है। तो गैस से भी हमने पहचान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखते हैं कि ताप परिवर्तन, जब हमने इसको स्प्लिट लैंप पे हीट किया था तब इसका ताप और था, जब ये बॉयल होने लगी तो इसका ताप अलग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अवक्षेप का निर्माण किस तरीके से होता है कि Zn प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर के हमने इसमें टेस्ट ट्यूब में गर्म किया। और गर्म करने के बाद जब हम इसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद जब हम इसे फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद क्या होता है कि Zn के टुकड़े हमें अलग दिखाई देते हैं। यानी जिंक सल्फेट का एक पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है, यानी वो अपक्षेप होता है। जो पाउडर फॉर्म में हमें प्राप्त होता है ZnSO4 वो अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और लिक्विड अलग हो जाता है। तो इसमें एक इसी तरीके से अब इसमें देख लीजिए, इसमें तो देखिए Zn और प्लस H2SO4, ZnH2SO4। तो क्या किया, इन दोनों को हमने हीट किया तो क्या बना, ZnSO4 प्लस H2 यानी गैस कौन सी बनी, H2S गैस बनी है इसमें, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनी है। कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस है। और अपक्षेप के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, Zn यानी जिंक सल्फेट हमें क्या प्राप्त हुआ, ये अपक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ।
तो देखिए हमने अवस्था परिवर्तन भी देखा, रंग परिवर्तन भी देखा, गैस कौन सी निकली, H2 गैस निकली थी, ताप परिवर्तन को भी देखा, अवक्षेप के रूप में हमें क्या मिला, यहाँ पर ZnSO4 मिला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि इसमें परमाणुओं को संतुलित किस तरीके से करते हैं। तो देखिए कि इस अभिक्रिया में यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, अभिकारक लेते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुए उत्पादों को एक सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है, सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सूत्र के द्वारा, जैसे अब उदाहरण देखेंगे कि जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं, अभिकारक ले रहे हैं, और अभिक्रिया जब हो गई तो क्या बना, उत्पाद बना। ठीक है, तो इसमें अब हम ये देख लेते हैं, क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो ये बैलेंस है, और समान नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो इसे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए 2Mg + O2, तो ये हो गए अभिकारक हो गए, और ये आपके क्या हो गए, उत्पाद हो गए। ठीक है, तो इन्हें सूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। जैसे और भी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है ना। हीलियम का क्या होता है, He होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इन संकेतों को याद करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को एक सूत्र के द्वारा, एक संकेत के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो क्या उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्षों की ओर यानी दाएं भी और बाएं भी दोनों पक्षों की ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो अभिक्रिया के बाईं ओर और दाईं ओर, है ना, तो अभिक्रिया के दोनों पक्षों की ओर हम ये देखेंगे कि क्या परमाणुओं की संख्या समान है, और यदि समान है तो यह क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, और यदि असमान है तो ये यह समीकरण असंतुलित होगा। यानी वो समीकरण क्या होगा, संतुलित नहीं माना जाएगा। जिस तरीके से देखिए कि 2Mg + O2 एरो 2MgO। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। अब हमने क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या इसमें 2 Mg हैं या 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं या नहीं हैं। तो देखिए इस 2 का मतलब ये होता है कि इस 2 का गुणा Mg में भी किया जाएगा और इस 2 का गुणा O2 में भी किया जाएगा। तो यानी कि जब इसको मान लीजिए कोष्टक में है, ठीक है, इस 2 का गुणा Mg में होगा और इस 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी होगा, O में भी होगा, तो क्या हो जाएगा MgO2 2Mg और O2। तो देखिए Mg के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, Mg के 2 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। तो इस तरीके से हम संतुलित रासायनिक समीकरण को हम इस इक्वेशन के माध्यम से या इस समीकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया आएगी योगात्मक अभिक्रिया। पहली इसकी अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की
होती हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर आएगी कि अपक्रिया वैसे तो 9 प्रकार की होती हैं और 9 प्रकार की अपक्रियाओं को हम बारी बारी इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। कि पहली अपक्रिया होगी योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए योगात्मक अपक्रिया क्या होती है कि इस अपक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है या नया उत्पाद बनता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और जब आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है या एक नया उत्पाद बनता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। योगात्मक का मतलब होता है योग यानी कि जुड़ना, और संयोजन का मतलब भी होता है मिलना। ठीक है, मिलना। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि योगात्मक अपक्रिया यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है या नया उत्पाद बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देंगे कि CaO प्लस H2O। तो ये तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एरो, ये हो गया आपका जल। तो ये देखिए ये जो आपका है एस फॉर्म में है, यानी इस कभी कभी रेशन में किताबों में एस लिखा होता है। इस एस का मतलब ये होता है ठोस यानी कि सॉलिड। क्या होगा? ठोस या सॉलिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। तो ये देखिए ये तो हो गया बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये तो आपका जल का सूत्र हो गया, ठीक है। ये हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है, ठीक है। और प्लस हमें क्या होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम उसको उदाहरण में कैसे लिखेंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, जल के साथ कराई जाती है तो उसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, कराई जाती है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और प्लस और क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये तो हो गया बिना बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है, चूना हो गया। और ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, ये जल का सूत्र है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें क्या हुआ? बुझा हुआ चूना है। ये बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो इसमें फिर एक अगेन फिर करेंगे, फिर इसको समझेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की क्रिया, देखिए एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और इसके साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषा लिख देंगे और एग्जाम्पल इसको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी योगात्मक अपक्रिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल सहित इसे समझाइए। वियोजन अपक्रिया, दूसरी क्या होगी? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वियोजन वैसे नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, ठीक है। या वियोजन अपक्रिया कहिए या अपघटन अपक्रिया कहिए। तो इस अपक्रिया में क्या होता है कि जब इस अपक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पाद में क्या होता है? टूट जाता है। फिर से समझिए कि इस अपक्रिया में एक अभिकारक एक या एक से अधिक
उत्पादों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए ऊष्मा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए ऊष्मा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे। CaCO3 को हमने क्या किया? हीट किया। इसमें हमने प्रयोग किया ऊष्मा का। ठीक है, क्या बना? CaO प्लस CO2। CO2 गैस, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए इस एरो का मतलब होता है कि जो गैस बनी वो ऊपर चली गई या ऊपर उड़ गई। तो CO2 गैस बनी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो यह अपने उत्पादों में टूट जाती है। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ इस अभिकारक का क्या हो गया? अभिकारक। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो ये तो भाग लेने वाले क्या हो गए? अभिकारक हो गए, और अभिक्रिया के बाद जो बने क्या कहलाते हैं? वो उत्पाद कहलाते हैं। तो इसमें अब इसका उदाहरण लिखेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो यह अपने अवयवों में या अपने तत्वों में या अपने उत्पादों में टूट जाती है। तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ देखिए ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये सूत्र है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। तो यदि कोई आपसे पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CO3 है, और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है? CaO है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊष्मीय वियोजन। अब दूसरा आता है वैद्युत अपघटन। इसी में दूसरा है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अपघटन या विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण को देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उदाहरण के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से हम उसकी डेफिनेशन को समझा सकते हैं। तो उदाहरण क्या होता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया को यहाँ समझाएंगे। जैसे ट्वाइस H2O एरो, हमने इसमें क्या की? विद्युत धारा को प्रवाहित किया।
विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो ये देखिए अपने उत्पादों में टूट जाता है। यानी विद्युत धारा यानी कि जल में, ये किसका सूत्र हो गया, जल का। हमने जल के ट्वाइस यानी 2 परमाणु लिए हैं, यानी कि जल के 2 परमाणु लिए हैं, ट्वाइस H2O। हमने इसमें क्या किया, करंट पास किया, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो ये अपने उत्पादों में या अपने अवयवों में ये टूट गया या अपने तत्वों में टूट गया। तो इसमें क्या बना कि ट्वाइस H2 और प्लस O2। तो देखिए इसमें अब देखिए समीकरण भी संतुलित हो रहा है। तो देखिए 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 4। अब इस 2 का गुणा इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो गया, O2 हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन के 2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो ये समीकरण अपने आप में बैलेंस है, संतुलित है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि जल में, यानी कि वैसे भी जल में विद्युत धारा यानी करंट पास करते हैं तो वो अपने तत्वों में टूट जाता है। यानी आप कहने का मतलब ये समझिए इसमें कि वैसे भी जल का जो निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही पानी का निर्माण होता है या जल का निर्माण होता है। अब हमने यहाँ क्या किया कि जल में करंट पास किया, यानी कि विद्युत धारा को प्रभावित किया, तो ये अपने तत्वों में टूट गया, तो H2 प्लस O2 में टूट गया। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना है कि विद्युत अपघटन किस तरीके से हो रहा है। अब तीसरी इसकी है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तीसरा इसका टाइप है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या होती है कि इस अपक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस अपक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्वाइस AgCl, ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, एरो के ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। तो क्या बनेगा, ट्वाइस Ag प्लस Cl2। तो ये देखिए ये तो हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये किसका सूत्र हो गया, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये हो गया आपका सिल्वर प्राप्त हुआ हमें, और क्या बना, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। यानी कि फिर से समझिए कि इस अपक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए, इस अपक्रिया में अभिकारक के अपघटन के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है या प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो अभिकारक इसमें क्या हो गया, ट्वाइस AgCl, किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। क्या बना, सिल्वर हमें प्राप्त हुआ और प्लस क्लोरीन गैस बनी। तो देखिए एरो के माध्यम से हमने क्लोरीन गैस को दर्शाया है, क्योंकि कई सब किताबों में लिखा होता है कि अगर एरो ऊपर है तो समझ लीजिए कोई ना कोई गैस बन रही है, ठीक है। और यदि तीर इस तरीके से नीचे है तो समझिए कि अवक्षेप जो था वो नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप का मतलब होता है कि टेस्ट ट्यूब में नीचे उसकी तली में बैठ जाना। तो हमें अवक्षेप किसका प्राप्त हुआ, सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त हुआ, गैस बनी, वायुमंडल में चली गई, ठीक है। अब किसका अपघटन हमने यहाँ किसका अपघटन करा रहे हैं, है ना, सिल्वर क्लोराइड का करा रहे हैं। तो इस अपक्रिया के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की अपक्रिया यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे की वीडियो में कि इसके और भी अपक्रिया हैं इसकी, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, है ना, और भी हैं इसकी। तो योगात्मक अपक्रिया को और वियोजन अपक्रिया को हमने यहाँ पे पढ़ा। अब आगे की जानकारी है, आगे जो रासायनिक अपक्रिया होंगी तो इसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। जय हिंद।